5 से लेके 10 मार्क्स का, 5 से 10 नंबर का इन्वेंट्री आता है। क्या आप मुझे बताओगे इन्वेंट्री होता क्या? स्टॉक है ना। इन्वेंट्री को सर आप स्टॉक बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है बच्चे स्टॉक के अलावा, मतलब और भी कुछ नाम? गुड्स, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं हर कंपनी के पास किसी ना किसी चीज का स्टॉक होता होगा? यानी कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपके पास स्टॉक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो भी स्टॉक है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो होगा, तो नहीं होता। ठीक है, तो मुद्दे की बात देखते हैं। देखो सर जी, जो भी इंसान बिजनेस करता है वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं, वो ट्रेडर था ना, मोबाइल फोन की दुकान है उसकी, बट वो उसका स्टॉक नहीं था, वो कंसाइनी अपनी बुक्स में स्टॉक नहीं दिखाता। समझ रहे? ठीक है। तो जो बिजनेस है, हालांकि आप हाँ ये कह सकते हो सर सर्विस प्रोवाइडर का भी स्टॉक हो सकता है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास हो सकता है मेडिसिन का स्टॉक। कई बार होता है ना, डॉक्टर्स दवाई भी अपनी देते हैं, रादर देन पैरासिटामोल बोले उन्हीं के पास कुछ अपना ही स्टॉक होता है ना। तो बच्चों के लिए सिरप भी बना कर देते हैं, ऐसे याद है जब छोटे होते थे वो सिरप वो होता था। ठीक है, तो हम लोग जब मैं जहाँ जाता था वो ऐसे वो नहीं था कि डीकोल्ड या वो है, तो वो खुद ही बनाकर दे रहे होते थे। आज के टाइम पे होता है ऐसे? हाँ हाँ हाँ, है ना। तो वो चीज है, तो वो भी बात कर लेंगे। एक बात और कर लूंगा आपके साथ। सपोज करो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी को मेंटेन करने के लिए बड़े सारे स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, बड़े सारे लूज टूल्स लगते हैं। जैसे आप देखते हो अगर आप बाइक खरीदते हो बेटे, उसके साथ टूल किट आती है, गाड़ी के साथ टूल किट आती है। मेरा आपसे सवाल, सोचो अगर इतनी सी 1 लाख रुपए की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी, उसके लिए टूल किट आ रही है, सोचो अगर मेरी 500 करोड़ की मशीनरी है तो करोड़ों का तो टूल किट हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि वो स्टॉक है या उसको मैं फिक्स्ड एसेट ही बोलूं, ये तो गहरी बातें हो जाएंगी। समझ रहे हो? सो बेसिकली ऐसा नहीं है, बहुत आसान चीजें नहीं है, थ्योरी पर आऊंगा तो भी वो बातें करूंगा। अभी सिंपल रखते हैं बात को। बिजनेस जो है, या तो वो ट्रेडर का होता है, या तो वो ट्रेडर होता है, या फिर वो मैन्युफैक्चरर। अगर वो ट्रेडर है बेटा, तो आप मुझे बताइए उसके पास स्टॉक किस चीज का होगा? ऑब्वियसली फिनिश्ड गुड्स का। भाई मैं ट्रेडर, भाई मैं बना थोड़ा ना रहा हूं, मेरे पास रॉ मटेरियल थोड़ा ना होगा। समझ रहे हो? और अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, एग्जैक्टली exactly, तो मेरे पास स्टॉक किस चीज का होगा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड। सर क्या मैन्युफैक्चरर भी ट्रेडर होता है? ऑब्वियसली, अल्टीमेटली बना तो बेचने के लिए ही रहा है। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, ट्रेडर, अब तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर चुके हो। आज कोई ऐसा बच्चा जिसकी पहली क्लास है? हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आता है, आप पे भरोसा है हमें। ठीक है, चलो आप मुझे बताइए, आप सब बच्चे जब ट्रेडिंग, अच्छा ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा क्या? नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। मेरा आपसे सवाल, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा किसका सर जी? फिनिश गुड का। और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक किसका आ जाएगा? पीएनएल के अंदर कुछ आएगा क्या स्टॉक से रिलेटेड? कुछ नहीं आता सर। तो मैं सीधा बैलेंस शीट बना रहा हूँ। बैलेंस शीट में क्या आएगा बेटा? वेरी 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 गुड, किस चीज का जी? फिनिश गुड का। तो अगर मान लो ये अभी अभी जो साल खत्म हो रहा है वो ले लेता हूँ, 22-23, तो ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 23। मेरे को बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? रही बात मैन्युफैक्चरर की, ये क्या बनाता है पहले बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद क्या बनाएगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद टेक्निकली पीएनएल भी बनाएगा, बट वो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि पीएनएल में कुछ जाता नहीं है, तो मैं डाल नहीं रहा उसको। मेरे को बता दीजिए मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर ये 3 है, कौन से 2 जाते थे? हाँ, एग्जैक्टली, रॉ मटेरियल और, क्योंकि जो चीज आपकी फैक्ट्री में होती है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाती है, रॉ मटेरियल दुकान में नहीं रखते बेटा। समझ रहे हो?
तो यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, आप ये कह सकते हैं रॉ मटेरियल, आप कह सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा बच्चे? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। सर आपने तो बोला था कंज्यूम्ड होता है बेटे, बात तो एक ही है। याद है आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ सिर्फ परचेज दिखा दूंगा तो हो जाएगी ना बात, समझ रहे हो? ट्रेडिंग में बताओ बेटा, ओपनिंग स्टॉक किसका बच्चे? फिनिश गुड का। वेरी 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 गुड। क्लोजिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड का। बैलेंस शीट में सर जी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। बता दीजिए मुझे, क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए एक बार नोट करना चाहते हो? कर रहे हो? नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। इन्वेंट्री, ये रहा मैडम इन्वेंट्री चैप्टर है। गर्मी हो गई है ना? लग रही है नहीं लग रही? जी साहब, आगे बोलूं क्या? हाँ। रेक्टिफिकेशन कर लिया प्रैक्टिस बच्चों ने? वैसे डाउट्स होंगे ना तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में डाउट्स ले आना, है ना? फ्राइडे है ना, तो वेंसडे जो भी डाउट्स होंगे ना, वेंसडे डाउट्स देख लूंगा। चलिए आगे बढ़ू क्या? एक बात बताओ, मैं ना तुमको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ लाइफ में। पहले ना तुमको समझ आना चाहिए इन्वेंट्री होता क्या है। मतलब इट्स नॉट रिलेटेड, बट आपको दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बात बताइए, सपोज करो एक न्यू शॉप खुली है, ठीक है? कि आप अकाउंटिंग में इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कैसे हो रहा है ना, मैं वो बता रहा हूँ। तो एक छोटा सा एग्जांपल विच विल हेल्प यू कि हाँ भाई इन्वेंट्री में हम क्या बातें कर रहे हैं। सपोज करो एक न्यू शॉप है, और आज क्या डेट है? 6 Feb 2023। तो नई शॉप खुली है जी 6 फरवरी 2023 को। और मान लो ये शॉप खोली है ऋषभ जी ने। ऋषभ जी किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं? कोचिंग मत बोलियो बेटे।
दिस इज वेरी ल्यूक्रेटिव। आप सब बच्चों को आजकल इसी की आदतें ही है बस, है ना। हमारे टाइम पे तो ज्यादा से ज्यादा पार्टी में लस्सी, दूध, कोल्ड कॉफी पीते थे। आप लोग हुक्का और ये सब पीते। ठीक है। तो ऋषभ ने बेसिकली शॉप खोली, और शॉप खोली सपोज करो वॉलेट की। ठीक है जी। सर इसने बोला सर मैं ना वॉलेट बेचूंगा, और सारे के सारे वॉलेट्स इसने लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूं, परचेस करे ऋषभ ने 1000 वॉलेट एट द रेट ऑफ 10 ईच। ओ माय गॉड बेटा, ये पहली ट्रांजैक्शन है इसके बिजनेस की। आप बोलोगे सर कैपिटल नहीं है, छोड़ो ना बेटे, उधारी पे उठा लिया होगा इसने। समझ रहे हो। तो आप मुझे बताइए, अगर इसने परचेस करा है 1000 वॉलेट, आप एंट्री बता दीजिए। परचेस टू क्रेडिटर्स कितने रुपए। अब मैं आपको बोल रहा हूं, इसने सेल कर दिए 800 वॉलेट एट द रेट ऑफ 100 ईच। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। खतरनाक मार्जिन है बेटे वॉलेट के बिजनेस में। मुझे बताइए, उधारी पे सर जी क्या एंट्री होगी। डेटर टू सेल्स कितने रुपए। और अब सारा पैसा डूब गया। बैड डेट्स, तो बैड डेट की क्या एंट्री हो जाएगी। डेटर टू बैड डेट, या बैड डेट टू डेटर। बैड डेट टू डेटर मैं डाल नहीं रहा, कोई बात नहीं, भाई की दुकान चलते रहनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, आपको सामने सामने दिख रही है ये दो एंट्री है जिंदगी में। इन्हें परचेस करा, इन्हें सेल करा। सर दुकान का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं लगा रहा भाई। समझ रहे हो। रोड साइड में दुकान खोली हुई है। ठीक है, कोई पुलिस वाले को कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, उधारी का काम है, मार्केट से पैसा लेना बस। मेरा आपसे सवाल, इसका स्टॉक कितने का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है। 200। क्या आप विजुलाइज कर सकते हो कि इसके पास जो, जब ये गिनेगा भी, फिजिकल भी बात कर रहा हूं, जब ये गिनेगा भी तो काउंट में कितना आएगा। तो टेक्निकली आप दो लेवल पे दिमाग चला रहे हो। एक, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफिस में से भी निकाल सकता है। मेरे को तुम्हारे गोडाउन जाने की जरूरत नहीं है गिनती करने के लिए। अगर मैं एक कंपनी का ये पूछ लूं, भाई तूने परचेस कितना करा और तूने बेचा कितना, और अगर ओपनिंग स्टॉक 0 है, तो क्या मैं ऑफिस में बैठे बैठे स्टॉक नहीं निकाल सकता। काउंट नहीं कर सकता मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। यूनिट्स काउंट नहीं कर सकता, कर सकता हूं। और एक तरीका क्या है, आप ये दिमाग मत लगाओ। इसने बोला मेरे को नहीं समझ आता ये, वो कह रहा मेरे पास बचा कितना, तो गिनती भी तो हो जाएगी। तो यूनिट तो 200 ही आ रहा है ना। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो 200 यूनिट्स है, इसकी कुछ एंट्री डाली जाती है या अपने आप घुसा हुआ है ये। एंट्री डाली जाती है। ठीक है। तो अब मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले जब साल एंड होगा, तो ऋषभ बोलेगा कितने वॉलेट्स है मेरे पास। ये तो यूनिट की बात होगी बेटा। इसको मल्टीप्लाई किससे करूं, क्लोजिंग स्टॉक। तो कहीं ना कहीं आपने मुझे बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे करना। कॉस्ट क्या होती है, मैं गहरी बातें करूं आपके हिसाब से। कॉस्ट क्या सिर्फ परचेस कॉस्ट होती है ना। अगर उस पर प्लस टैक्सेस माइनस डिस्काउंट प्लस फ्रेट, ऐसे जिन बच्चों ने कुछ करा है, कंसाइनमेंट वंसाइनमेंट देखा है ना, कॉस्ट बढ़ती है। तो बातें करेंगे। अभी मुद्दे की बात सिंपल रखते हैं, कॉस्ट कितनी है जी। मेरा आपसे सवाल, एंट्री क्या डालोगे। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपकी यादें ताजा कर देता हूं, ये तब होता था अगर गिवन नहीं होता था। लेकिन प्रैक्टिकली ऑफिस में क्या होता होगा, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। ठीक है। तो बेसिकली दो एंट्रीज होती थी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, और अगर आप चाहें तो क्या डाल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू। अब आप बोलोगे सर बहुत अजीब बात है, सर परचेज को कम कर दिया। बेटे बिल्कुल ठीक बात है। परचेज क्या है, तुम्हारा खर्चा नहीं है। परचेज खर्चा है ना तुम्हारा। तो मेरे को बता दो, 10,000 का तुमने खर्चा बुक करा है, भाई साहब जो बच गया वो तुम्हारा खर्चा थोड़ा ना होता। तुमने इनिशियली डेबिट कितना करा, 10,000। तुम बोल रहे हो मेरा खर्चा है 10,000, तुम्हारा खर्चा 10,000 है या तुम्हारा खर्चा 8,000 है, मुझे बता दो। सो दैट्स व्हाई आई एम क्रेडिटिंग परचेज। मेरा आपसे सवाल,
100 वॉलेट खरीदे इसने, एक भी नहीं बिका सर, खर्चा कितना है सोच के बताना। 0, क्योंकि जब तुम परचेज की एंट्री डालोगे तो क्या एंट्री डाल दोगे बच्चे, पहले तो परचेज टू क्रेडिटर्स, लेकिन व्हेन इफ नथिंग इज सोल्ड, लास्ट डे कितने यूनिट्स होंगे इसके पास, पूरे 1000, और 1000 इंटू 10, तो तुम क्या एंट्री डाल दोगे, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, पूरा का पूरा 10,000 आ जाएगा भाई। तो मुझे बता दीजिए कुछ खर्चा चढ़ा आपका, कुछ भी खर्चा नहीं चढ़ा। आपको क्लियर है क्या लॉजिक चल रहा है? सर हमने इस स्टॉक के बारे में बातें करनी है, यूनिट्स कैसे निकलता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यूनिट्स कैसे निकलेंगे, कॉस्ट कैसे निकल रही है, तो ये सारी चीजें। मुद्दे की बात क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, वन इज यूनिट्स, अदर इज कॉस्ट। क्लियर है साहब आपको चैप्टर कहां पर है? आइए तो अब हम शुरू करते हैं। कोई बच्चा बताएगा इन्वेंट्री एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गिवन है, कौन सा है वो? सर ये होता क्या है सर? बच्चे दीज आर दी रूल्स फ्रेम्ड बाय आईसीआई, और हर कंपनी को फॉलो करना होता है। तो मैं लिखवा दूंगा इसको, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन्वेंट्री की जितनी बातें आपको क्या लग रहा है मैं अपने मन से बोल रहा हूं? मैं जो आईसीआई ने पास करा है वो पढ़ के आपको बोल रहा हूं। आप कल को सीए, सीएस, सीएमए बनोगे, कंपनी के ऊपर क्या लग रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है, तो आपको वो रूल्स आते हैं, तो आप वो जाके कंपनी में अप्लाई करो। क्लियर है साहब? मुद्दे की बात ये है सर जी, सबसे पहला पॉइंट, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एज पर AS2। inventory should be valued at lower of cost या फिर NRV। NRV क्या होता है सर? अगर पहले तो फुल फॉर्म लिख दूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और NRV निकलती कैसी है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, क्योंकि बिका तो है नहीं, स्टॉक दुकान पे तो पड़ा हुआ है, या बेच दिया आपने, सब बेच दिया होता तो स्टॉक के अंदर क्यों आ रही होती बात? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक सेल। सर ये आप क्या बोल रहे हो? छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस इसको, एक बार इसको लिख लो और फिर मैं लॉजिक दे देता हूं। क्या दोस्त क्या कह रहे हैं? वैल्यूएशन प्रिंसिपल एज पर AS2। सर सपोज करो कॉस्ट 1 लाख है बच्चे, इन्वेंट्री की कॉस्ट 1 लाख है, और NRV 1,50,000 है बच्चे। आपके हिसाब से आप इन्वेंट्री को कितने रुपए पे दिखाओगे? कितने पर? 1 लाख। क्यों जी, सही बोल रहा हूँ? पीयूष ठीक बोल रहा हूँ? क्यों क्यों दिखाऊंगा 1 लाख पे? हाँ जी चैंपियन, बोलो भाई। हाँ, कम पे क्यों दिखा रहे हैं? हम्म क्या हुआ? इन्वेंट्री कॉस्ट 1 लाख है और NRV 1.5 लाख है, तो आंसर क्या आएगा? 1 लाख। रीजन? बिकॉज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में से जो सबसे कम होता है वो आप ले लेते हो। सिंपल सी बात है ना। आप मुझे बता दीजिए, अगर कॉस्ट 1 लाख है
और अगर एनआरवी 80,000 है तो क्या लूंगा? उसका रीजन ये है, कोई बच्चा रीजन बता सकता है ऐसा क्यों रहा है ये सब चीजें? एग्जैक्टली, एज पर दी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस भी बोल सकते हो, जनरली कंजर्वेटिज्म। सर अब ये क्या होता है सर? बेटे एक बात बताओ, तुम्हारी दुकान में तुमने कुछ सामान खरीदा 1 लाख का, पर तुम्हें पता है वो कितने का बिक सकता है? 80 का। आप बैलेंस शीट में अगर 1 लाख दिखाते हो, क्या कहीं ना कहीं तुम अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू करके नहीं दिखा रहे? सोच के देखो, तुमने चाहे खरीदा 1 करोड़ का भाई, अगर उसकी वैल्यू 1 रुपए है, तो क्या मैं अपने इन्वेस्टर को ये बोलूं मेरे पास एसेट है 1 करोड़ का? समझ रहे हो? तो इसीलिए मेरे को कम पे दिखाना चाहिए ना। आपकी दुकान में कोई चीज पड़ी है 1 लाख की, वो कितने की बिक सकती है? आप बैलेंस शीट में अगर 1 लाख दिखाते हो कि मेरा ये स्टॉक है 1 लाख का, क्या वो सही बात है? गड़बड़ है। तो आपको कितने का दिखाना चाहिए? वो 1। सिमिलरली यहां पर आपने कोई चीज खरीदी 1 लाख की, उसको मार्केट में कितने का बेचोगे, बट बैलेंस शीट में कितने का दिखा रहे हो? क्योंकि आपने बेचा थोड़ा ना। आप अपनी इनकम को एस्टिमेट नहीं करते हो। आप समझ रहे हो? बिक जाएगा तो सेल्स में बढ़ के दिख जाएगा, लेकिन आप उसको एस्टिमेट नहीं करते, आप उसको कॉस्ट पे दिखाते हो, तो ये प्रिंसिपल लगता है। 2 चेयर इधर है मैम वैसे तो, या फिर एक एक बच्चा, हाँ या तो शिफ्ट कर लो यार, ऐसे आगे वैसे तो बैक चेयर्स पड़ी है, तो चेयर का देखो है ना। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। 11:30 हुआ अभी। मार्च वार्च लगा लिया तुमने? तबीयत खराब है? चलिए आ जाओ बच्चे। बिल्कुल अभी, हाँ, नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक सेल्स। आप मुझे बताइए, अगर मेरी कॉस्ट, ध्यान से बताना ठीक है, ये वाला 1 लाख, एनआरवी 1,10,000, ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं, ब्रोकरेज 10%। सर आप क्या बोल रहे हो, मैं समझा देता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर आज आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, तो क्या आप डायरेक्ट बेच पाते हो? बेचने को बेच सकते हो, एक रिस्क रहता है। समझ रहे हो कि किस इंसान को हम बेचेंगे? डायरेक्ट अगर होगा, जैसे मैं तो बताऊं, यहाँ का मैं बताता हूँ। हम लोग जब जगह देख रहे थे ना इधर, तो उस टाइम पर ना बेसिकली हम लोग को वो जगह खाली करनी थी, क्योंकि रूम कैपेसिटी ज्यादा चाहिए थी। लेकिन उस टाइम में कोविड था, तो मेरे को ना ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्यों मालूम है? क्योंकि ना जो भी शॉप्स खाली हुई थी ना, उन्होंने खुद ही रखा हुआ था अवेलेबल फॉर रेंट। आपने देखा था उस टाइम बहुत सारा लिखा होता था, नोट करा किसी ने? ठीक है, था उस टाइम। मतलब अभी तो फिर ठीक हो गई ये चीजें, बट आप ये समझो ना, बहुत सारी शॉप्स थी, अगर वो बंद है तो वो बड़ा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है कि भाई साहब बंद बड़ा, आप किराया ले रहे हो, तो जो लैंडलॉर्ड ना माने फिर वो खाली करना पड़ जाता है। ठीक है, तो मेरे को ना ये जगह में ऐसे ही घूम रहा था कि मेरे को इधर ही देखनी थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ था अवेलेबल फॉर रेंट। ठीक है, तो मैंने बात करी। अब मुझे बताओ, ब्रोकर आया बीच में? ब्रोकर फिर भी आ गया बीच में, कहता वो जो पेपर था ना वो मैंने लगाया। मैंने कहा मैं तो आपके पास आया ही नहीं था। मैं गया ब्रोकर की दुकान पे, नहीं गया। मैंने कहा मैं इधर से जा रहा था, उधर लगा हुआ था पेपर, ओनर का नाम और वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैं तो उससे बात करी थी, तो उसमें आप उनकी साइड से हो गए, बट आपने मेरे को कैसे सर्विस दी? तो उसने मेरे को बोला कि ये जो आप रीच आउट हुए हो ना, जैसे वो पेपर मैंने लगाया। तो ब्रोकरेज ली थी उस, दोनों पार्टी से लेता, 1 मंथ रेंट दोनों पार्टी से लेता। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये लगा लो कि इसी तरीके से प्रॉपर्टी बेचते हो ना,
एक मतलब इंडिया का कस्टमरी टाइप है, ट्रेडिशनल है भाई, प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू ही हो ही रहा होता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे नो एवरीथिंग। अगर तुम कालका जी के किसी प्रॉपर्टी डीलर जाओगे ना, तो उसको यहाँ के सारे एरियाज में कौन सी घर सेल के लिए उसे पता होगा, समझ रहे हो। सो बेसिकली ब्रोकरेज बड़ा ही नेसेसरी खर्चा हो जाता है टू मेक द सेल। जैसे मान लो मैं अपना सामान बेचता हूँ ब्रोकर के थ्रू, मैं कितने रुपए का बेच सकता हूँ, जितने का भी बेचूंगा, मान लो 50,000 का, ब्रोकर कह रहा है भाई साहब मेरे थ्रू बेचता, आपका मेरी 10% कमीशन है। मेरा आपसे सवाल है एनआरवी कैसे निकाल रहा हूँ, जितने का मैं बेचूंगा और उतना से कमीशन। मेरा आपसे सवाल, आपके सामने क्वेश्चन है, आप मुझे बता दीजिए वैल्यूएशन कितने की आएगी। सर कॉस्ट कितने रुपए की है बेटा, एनआरवी, एनआरवी 99 आ जाएगा भैया, क्योंकि 1,10,000 का एस्टिमेटेड सेल प्राइस, 10% कमीशन, 11,099। आप मुझे बताइए AS2 क्या कहते हैं, आपको वैल्यूएशन कैसे करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कितना आ जाएगा बच्चे, पेपर में ऐसा लग रहा होता है क्लियर तो दिख रहा है 1,00,000 है, लेकिन वो आंसर 99 आ रहा होता है, समझ रहे हो। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है सबको। चलो अभी कुछ नहीं। चलिए नोट कर लो बच्चे एक बार इसको। ये ना सिर्फ ऐसे लिख लोगे तो बढ़िया है, ये डिटेल में बताऊंगा। कॉस्ट के साथ में अगर जगह है ना आपके पास, कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, मैंने 3 हेडिंग्स लिखी है, इसको डिटेल में बात करेंगे, है ना। एक बार ये लिख लेना बच्चे बस। आइए साहब, कन्वर्जन कॉस्ट, सर उसके बाद क्या है सर, कन्वर्शन के बाद? अदर कॉस्ट। ये मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है क्या। अब देखो बेटा बहुत अच्छा लिखूंगा। बताइए क्लियर है। अब आपका दिमाग और चलवाता हूँ। आप सारे बच्चे चॉकलेट खाते हो, हम्म, खाते हैं सारे बच्चे चॉकलेट। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं खाता हो, सही में आप चॉकलेट नहीं खाते, चॉकलेट नहीं खाते, वेरी स्ट्रेंज यार, बहुत ही कड़वे हो यार। मीठा नहीं खाते, चाय पीते हो चीनी नहीं डालते, क्यों मैडम ऐसा क्यों, जिंदगी में ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ। मिठाई नहीं खाती, मतलब अगर तुम पास हो या अगर किसी कोई खुशी है तो तुमको क्या खिलाए, मीठा तो खिला नहीं सकता वो। हाँ, लिकर, चॉकलेट तो यार, आप चॉकलेट की शॉप पर गए हो कभी, उधर बहुत सारी चॉकलेट पड़ी होती है। आपने कभी ऐसे देखा आपको शॉपकीपर बोले ये वाली चॉकलेट मत उठाओ, पीछे वाली चॉकलेट उठाओ, या उसने ऐसे रखी होती है, जैसे एक वो होता है ना, जैसे जो बिलिंग काउंटर होता है वहीं पे आपने देखो चॉकलेट का एक ऐसे बॉक्स भी होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि तुमने खोल ली और चॉकलेट ले ली, बोल देते हैं ले लो उसमें से, पर वो बताता है जैसे तुमको 5 स्टार लेनी है, ठीक है, वो बोले 5 स्टार ये जो कोने में पड़ी है ना, उसकी सबसे नीचे वाली उठाना 5 स्टार, ऐसे होता है। ऐसा करा है तेरे साथ किसी ने। मेरे हिसाब से तो ऐसे कभी नहीं करा होगा किसी ने। अच्छा, एक्सपायर्ड वाला भी अगर दुकानदार तेरे को बोलता खा लेता, कह रहा ये खा ले बेटा तू,
हाँ, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, आप इसी तरीके से अगर जब चॉकलेट खाते हो, आप देखते हो कि चॉकलेट की फ्रिज अगर है, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लो, 20-20 रुपए की कोक फ्रिज में पड़ी होती है। आप जब फ्रिज खोलते हो टेक्निकली गर्मी में, क्या सोच के कौन सी वाली उठाते हो? जो ठंडी हो, है ना? या ये सोचते हो भैया इसमें से बता दो पुरानी कौन सी, वो ले लेंगे? ऐसा तो नहीं है ना, ये ऐसा होता है। बट ये कॉन्सेप्ट लागू हो रहा होता है अकाउंट्स टीम के अंदर, इसको बोला जाता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दुकानदार तो नहीं लगा पा रहा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ रहे हो? तो आइए देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल देता हूं, स्टॉक की वैल्यूएशन निकालिएगा, ठीक है? हेडिंग लिख सकते हो, इन केस ऑफ ordinarily अब अच्छा लिख रहा हूं मैं, इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। सर ये क्या होता है सर, ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल? अभी आएगा बेटे समझ। सर जी मेरी चॉकलेट की दुकान है, आज क्या डेट है? 6 फेब। तो बेटे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, सारे दुकानदार चॉकलेट ज्यादा खरीदते होंगे, नहीं खरीदते होंगे? खरीदते होंगे ना? जितने बच्चे हाँ कह रहे हैं मैं समझ गया, ठीक है? तो 6 फेब को मान लो 2023, एक इंसान ने 100 चॉकलेट खरीदी। कितने रुपए की खरीदता होगा? जैसे अगर मैं तुम्हें डेयरी मिल्क 10 रुपए की बेच रहा हूँ तो मैं 10 की खरीदता हूँ, 7-8 रुपए की, चलो 7 रुपए मान लो। कितने रुपए आ गया? 700। उसने 7 तारीख को और चॉकलेट खरीदी, 500 खरीद ली। हमेशा 7 की मिलेगी क्या? अलग भी तो हो सकती है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर 7 पे बेच रहा है डेयरी मिल्क का, कोई डिस्ट्रीब्यूटर 6 पे बेच दे, हो सकता है ना? कितना हो गया बेटा ये? 3000। 8 फरवरी को 200 चॉकलेट खरीदी बेटा, 8 रुपए की, 1600। 9 फरवरी को 1000 चॉकलेट खरीदी बच्चे, 6 रुपए की। कितना आ गया बेटा? और सर जी चॉकलेट डे कौन सी डे होता है बच्चे? चॉकलेट डे भी होता है ना? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे मैडम चॉकलेट देती नहीं। कब आता है ऋषभ? नहीं पता? बता दो, कोई बता नहीं रहा। हाँ नील को पता है, कब है? बता। 10th को ही है? नहीं नहीं, मुझे पता भी नहीं था सर। 10 फरवरी 23 चॉकलेट डे था, और बेटे 800 चॉकलेट सेल हो गई बच्चे। ओ माय गॉड। ठीक है, 800 सेल हो गई। और कितने रुपए की डेयरी मिल्क बेची होगी उसने? एज्यूमिंग 10 रुपए की। आप मुझे बताइए, ये 8000 तो सेल प्राइस है ना? बेटे साल खत्म हो गया, मैं तुमसे कह रहा हूं पहले मुझे बता दो इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने? 1000। 1000 यूनिट्स? अच्छा, यूनिट्स हो गए जी 1000। सर हम यूनिट्स को हमेशा कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं सर, उसके बाद देखते हैं ना उसकी एनआरवी क्या, कॉस्ट और एनआरवी। पहले तो कॉस्ट निकालोगे। कॉस्ट कितनी ले लूं मैं? 7। डिपेंड करता भी है।
आप पहले ये समझ रहे हो ये सिचुएशन आके आप किधर अटक रहे हो, ठीक है। अब ये अलग अलग सिस्टम हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फीफो के हिसाब से कर रहा हूं, सर फीफो क्या होता है सर? फर्स्ट इन, आप मुझे बताइए, दुकानदार ऐसा कर सकता है आपके साथ? दुकानदार बोले नहीं ये चॉकलेट मेरे को पता है, वो ना रैपर के ऊपर लिख दे 1 2 3 4 की ऐसे ऐसे करके बेचूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास 100 चॉकलेट है, मेरे को 100 चॉकलेट बेचनी है, पर सबसे पहली कौन सी है? कहीं तुम 88th वाली ना उठा लो, मैंने चॉकलेट पे लिख दिया 1, मैंने कहा बेटा 1 नंबर वाली उठाना। ऐसे होता है क्या कभी? आप बोलोगे सर आपका दिमाग सर का नहीं मतलब दुकानदार का, ठीक है। आप बोलोगे कहीं और से खा लूंगा, इतना कौन दिमाग लगाते हैं ऐसे? और अगर कोई ऐसे बोलेगा तो पक्का डाउट होगा इसमें कुछ मिलावटी होगी जब। तो क्या दुकान पे ये लॉजिक लग रहा है क्या ना? बैकएंड पे ऑफिस पे लग रहा है। ऑफिस वाला क्या कहता है कि यार अब इसने जो 1000 बेची है वो तो कोई भी बेची होंगी, मैं कहां से पकड़ उससे पूछूं? ये पॉसिबल है? नहीं है। तो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं, दैट इज फीफो, जिसमें ये ज्यूम करा होता है कि भाई अगर तुमने 800 बेची है ना, तो जो पहले आई थी, फर्स्ट इन मीन जो पहले आई थी वही पहले गई। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं ये 100 चली गई है, 500 भी चली गई, 200 भी चली गई, सारी चांस की बात है पूरा 800 आया। आप मुझे बताइए इसका मतलब मेरे पास जो यूनिट्स बचे हैं वो वैसे तो 1000 बचे थे, और कॉस्ट कितनी आ गई? मैं ना इसको ना थोड़ा सा वो कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से लगे। अगर 600 है तो बेटा यूनिट्स कितनी रह जाएंगी? अब मुझे बताइए इन 1200 यूनिट्स का बाइफरकेशन। 600 एट द रेट ऑफ, नहीं सॉरी, अच्छा वो तो सेल थी हमसे, हाँ। 1000 एट द रेट ऑफ कितना है क्या बच्चे? 7600। क्या आपको फीफो समझ आया? सब बच्चों को क्लियर है फीफो? एक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा पहले मैं एक बार ये बता देता हूं, ये हमने निकाला क्या है? ये हमने निकाला है ऊपर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग। मेरा आपसे सवाल, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाल दिया, अगर इसकी एनआरवी 7000 है तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 7000 जाएगा। तो आपको समझ आना चाहिए आप किधर क्या एनालिसिस कर रहे हो। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? भैया ये तो कॉस्ट आई है ना, अगर एनआरवी 7000 है तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 7000। और अगर 9000 है एनआरवी तो 7600, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। सर जी लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है बेटा जो सबसे आखिरी में आया है, लास्ट इन वो पहले बाहर गया। समझ रहे हो? तो मेरे को बता दीजिए कितने यूनिट सबसे पहले बाहर गए होंगे? कह सकता हूं इसी के अंदर के 600 चले गए होंगे, है ना? तो स्टॉक कितना रह गया सर? क्या ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है? यस ये है। क्या ये 500 वाला भी होगा? बिल्कुल होगा। ये 200 वाला, और इसके अंदर जो 400 है वो भी होगा। वेरी 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 गुड। कितना कितना हो गया बेटा? 100 इंटू 7, 500 इंटू 6, 400 इंटू 6, बता दो। यहां तक क्लियर है? AS2 does not allow
यूज ऑफ लीफो, कंपनियां नहीं लगा सकती लीफो, क्यों? आप सोच के देखो, ये लॉजिकल बात है, बिल्कुल पता होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली exactly. आप सोचो, यानी कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ वो जो सबसे पहले की परचेज है वो दिखा रहा होगा, उसमें इन्फ्लेशन लेवल कितना, आप समझ रहे हो? मतलब मान लो मैंने 1 करोड़ यूनिट्स लिए, ठीक है, तो जो मैंने अगर 2 साल पहले खरीदा था, आज भी उसकी कॉस्ट मेरे यहाँ पे दिख रही है, पर जो मैं लेटेस्ट खरीद रहा हूँ वो बेचता जा रहा हूं मैं। दुकान से कुछ भी निकले उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अकाउंटिंग लेवल पे सोचिए, क्या मैं पुरानी वाली कॉस्ट नहीं पकड़ रहा बहुत ज्यादा? बिकॉज इफ आई यूज लीफो तो ये तो आएगा ही आएगा। और ये कैसा लॉजिक है सर? 4 साल हो गए स्टॉक को खरीदे हुए, आज मैं उस स्टॉक की कॉस्ट क्या दिखा रहा हूँ जो 4 साल पहले की कॉस्ट है। सो इट्स नॉट लॉजिकल। मैं रिपोर्टिंग आज कर रहा हूँ, लेकिन आज की जो इन्वेंट्री दिखा रहा हूँ उसकी कॉस्ट दिखा रहा हूँ 2 साल पहले, 3 साल पहले, कोई भी हो सकती है। लेकिन फीफो में क्या होता है, आपकी वो जो लेटेस्ट वाली परचेज होती है ना, वही आपके स्टॉक में आ रहा होता है बेटा। समझ रहे हो? क्योंकि जब फीफो में, क्या मैं कह सकता हूं, ये जो 1000 वाला ये तो बिक ही गया था, है ना, तो इसकी कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे क्लोजिंग स्टॉक में लेटेस्ट वाले की। सो दैट्स मोर लॉजिकल नो। वो क्लोज बताता होगा ना कि आज के टाइम में जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक चल रहा है। बताइए, लॉजिकल है ना? तो सर AS2 यहां पर नहीं लगता है। सर और भी मेथड होता है क्या? हाँ बेटे हाँ, एक होता है एवरेज प्राइस मेथड। सर एवरेज प्राइस क्या होता है? ये तुम मेरे को बताओ कितने प्राइस है तुम्हारे पास, तुम जब भी खरीदते हो कितने कितने रुपए के खरीदते हो, क्या करते हो? 7 रुपए, 6 रुपए, इन प्राइसेस का एवरेज कर दो। एवरेज ऑफ प्राइस क्या क्या थे? 7686। 7 + 6 + 8 + 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है मैडम? सीधे ही बता दो आंसर। 6.75। मेरे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? 1200। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल दीजिए ना। 81 का ये सब क्लियर है? वैल्यू अलग है? नहीं, वो चांस की बात थी, दोनों में सेम भी नहीं था, पर ये अलग अलग है। आप इनमें से जैसे फीफो यूज कर सकते हो, क्लोज जरूरी थोड़ा है कि आप जो भी मेथड ले रहे हो हर मेथड में आंसर सेम आएगा। तो फॉर्मूला बदल रहे हो तो बदल जाएगी। बताइए, क्लियर है? पर ये एवरेज प्राइस मेथड सही नहीं है सर। जनरली फीफो या वेटेड एवरेज। नहीं देख, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते हैं बताता हूं। सपोज करो मैंने 1 यूनिट और खरीदा था 100 रुपए का, अब बताओ एवरेज हिल गई नहीं हिल गई? अगर अब मैं इन चारों का एवरेज करूंगा, 100 रुपए भी एक प्राइस है, 1 यूनिट खरीदा, बट ये 1 यूनिट ही डोमिनेट कर जाएगा पूरे प्राइस को। तो टेक्निकली इंपॉर्टेंस यूनिट्स को भी देनी चाहिए, इसलिए कौन सा मेथड आ जाता है? वेटेड एवरेज। तो एवरेज प्राइस की लिमिटेशन बता दी मैंने आपको। अब इसी मेथड के अंदर वेटेड एवरेज,
इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, पहले हम लिखेंगे यूनिट्स, फिर हम लिखेंगे प्राइस। कितने यूनिट्स खरीदे थे पहले? 100 यूनिट, 100, 500, 200, 1000, 500, 200, 1000। प्राइस क्या है जी? 7686। एक बार इसका प्रोडक्ट करके दोगे? आराम से बता दो। 700, टोटल बताओ रे। 11,300। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज माई टोटल कॉस्ट? 11,300 इज द टोटल कॉस्ट ऑन हाउ मेनी यूनिट्स? यूनिट्स का टोटल कर दो बेटे। वेटेड एवरेज कॉस्ट कुछ नहीं होता रे, नाम बड़े बड़े हैं बस। ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1800 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब तो सही है ना? अब तो यूनिट्स की इंपॉर्टेंस हो गई ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया उससे तो मैंने। अब बताइए वेटेड एवरेज 6.37। यूनिट्स कितने थे भैया? नहीं मैडम, वो चांस की बात होगी। 6.75 था मैडम तब। कितना आ गया बेटे? 7533। कोई दिक्कत नहीं पॉइंट्स पे जाने में। मुझे बताइए आपको चारों मेथड समझ आ गए? कितने मेथड कर अपने चार, एक बार नाम बता दो। करेक्ट, फीफो, लीफो, एवरेज और वेटेड एवरेज। सर कौन सा मेथड यूज हम नहीं कर सकते? लीफो। क्योंकि उसका रीजन भी पता है, क्योंकि उसका जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं उसकी परचेज कॉस्ट बहुत पुरानी हो जाती है, आज के टाइम की नहीं होती परचेज। ठीक है बच्चे, मेरा आपसे अगला सवाल, ज्वेलरी वाला भी ये लगा सकता है क्या? एक एक ज्वेलरी अलग अलग होती है उसकी इन्वेंट्री। यानी कि शॉपकीपर ने बेची तो रिंग है, पर अकाउंटेंट कह रहे नहीं मैं तो फीफो लगाऊंगा। पहले तूने चेन खरीदी तो चेन बिकेगी पहले। आप समझ रहे हो? शॉपकीपर ने पहले चेन खरीदी थी, फिर उसने रिंग खरीदी थी। कस्टमर आया रिंग लेने, तो उसको मैं रिंग दिखाऊंगा कि चेन दिखाऊंगा? रिंग दिखा दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर जो मांगेगा। शॉप पे तो वैसे ही नहीं लग रहा कोई फीफो, पर अकाउंटेंट कह रहा है नहीं जो पहले खरीदा वही पहले बिका। वहां पे लगेंगे क्या लॉजिक? नहीं लग सकते वहां पे लॉजिक। यानी कि ये जो इन्वेंट्री है ना, ये वो इन्वेंट्री है विच इज ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। चॉकलेट 10 रुपए की बढ़िया बेटे, कोई भी उठा लो ना। एक चॉकलेट 10 की है, 20 की है, क्या वो इंटरचेंजेबल है? नहीं है। तो ये जो इन्वेंट्री का फॉर्मूला है, अगर मान लो डेयरी मिल्क है तो 10 वाली इन्वेंट्री पे वो फंडा लगा सकती है। 20 वाले एकदम सेम होना चाहिए, होमोजीनियस। 20 वाले पे अलग, 50 वाले पे अलग, सिल्क का अलग, सबका अलग है। मुझे बताइए आपको समझ आई ये चीज? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है जी, ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल। नहीं लगेगा, क्योंकि अकाउंटेंट टेक्निकली एक रिंग है जिसमें 3 डायमंड्स है, एक रिंग है जिसमें 21 डायमंड है, इसमें तो एक भी नहीं है बेटे, क्या देख रहे हो? ठीक है, आप मुझे बताइए अगर 3 डायमंड वाली बिक रही है तो क्या अकाउंटेंट ये लगा देगा जो पहले थी वो कर दी? नहीं नहीं, एकदम अलग है भाई। हर किसी के ग्राम्स वेट, अगर ये बिल्कुल सेम है और ये 500 बड़ी है मेरे पास, तो लगा लो आप। बिल्कुल सेम है तो 100% सेम, तब लगा लो आप। लेकिन अगर आपका इंटरचेंजेबल नहीं होगा तो आपको एक एक इन्वेंट्री को कॉस्ट टू कॉस्ट पकड़ना पड़ेगा। जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ के लिए स्टॉक क्या है? प्लॉट्स, है ना, जो भी यूनिट्स बना रखे हैं। मान लो एक गोल्फ कोर्स पर है, एक मोती नगर में है, तो क्या उसको इंटरचेंजेबल बोल देंगे? एक में मार्बल दूसरा लगा है, एक में दूसरा लगा है, रेट अलग होते हैं। अगर तो बिल्कुल सेम है तो अलग बात है, पर फ्लोर बदल जाएगा तो भी है, तो वो लोग आपके हिसाब से फीफो लगाते होंगे? नहीं, एक एक प्लॉट की कॉस्ट अलग अलग निकल।
और एक एक प्लॉट का एनआरवी अलग अलग, और एक एक प्लॉट पर वो प्रिंसिपल लगेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर। समझ आ रही है बात? लॉजिकल बात चल रही है, कुछ याद करने की बातें थोड़ा ना। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहां तक? वेरी 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 गुड। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार। कहाँ से आए हो आप सारे बच्चे? आइए सर। क्या कह रहे हो मैडम, स्नैपचैट से? एक्सक्लूजन्स कर लेंगे बातें सारी। बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीन पर आपके सामने है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर दीजिए। फिफ्टीन 4 to 8। आगे आंसर इधर आया। हाँ जी शिवानी जी, आया आपका? सौरभ कह रहे, आपका है तो आपका क्या नाम है? आरुष। और आरुष के साथ कौन था? आपका क्या नाम है? दिवांक। भाई मैं ना ऊंचा सुनता हूँ। दिवाकर। क्या हुआ? 81। देखो लॉजिक दे देता हूँ तुम्हें, कम वैल्यू है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको सीधा इसका टोटल कर देता हूँ कॉस्ट, क्योंकि ऊपर वो लिख रहा है। ऊपर क्या लिख रहा है? वो 3 प्रोडक्ट है, वो सिमिलर और इंटरचेंजेबल नहीं है। तो जब इंटरचेंजेबल नहीं है तो टोटल कैसे पकड़ लोगे आप? फिर तो एक एक लाइन आइटम का लोगे ना बेटा। तो 38 और 42 कितना हो जाएगा जी? कौन सा लूंगा इसमें से? कॉस्ट इज 38, एनआरवी 42, 38, 29 एंड 29। कोई भी 29 ले लेना चाहिए। 17 और 14 14 ले लोगे, टोटल कर दोगे, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन आ जाएगी। कही है साहब, क्लियर है? सर फीफो की उसके बाद एक कहानी है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। जूम आउट ना। सर हमने क्या परचेज करा है? रेडियो सेट्स। क्या लिखा है रेडियो सेट्स? मेरे को तो दिख रहा है कंडेंसर लिखा है। हाँ पर मेरे परचेज क्या करा है? मतलब अगर मैं शर्ट बनाता हूँ और मैंने कॉटन खरीदी है तो मैंने शर्ट खरीदी है। ठीक है, आप मुझे बताइए कंडेंसर खरीदा है जी मैंने, और ये आपको अलग अलग डेट को, ये आपकी परचेजेज है। बेचा कब है? बेचोगे कहाँ से? कंडेंसर को कहाँ यूज करना है? रेडियो सेट में। तो इसलिए ये वो दिखा रहा है 1600 यूनिट वर इशूड
कंडेंसर खत्म हो गए, फर्दर प्रोडक्शन में लग गए होंगे, तो 1600 यूज हो गए टिल 18th ऑफ दिसंबर। सर वैसे मतलब देखने वाली बात है, देखो चलो निकाल लो जरा आंसर, फीफो लगा दो 49,600। ये 1600 इशू करे हैं, तो कह सकता हूँ 900 में से निकल गया होगा, 400 में निकल गया होगा, 200 रह गए। और टेक्निकली आप सोचो, इसने ना इशू पता है कब करा है, थोड़ा तो 18 को इशू हो गया था वैसे, समझ रहे हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, पर गहरी बात ये है कि आपने इशू कब कर दिया था बेटा, 18 को ही कर दिया था, तो 900, एक बात बताओ, 1300 1600 टेक्निकली, अच्छा 1600 इशू करे, मुझे लगा 1800 इशू करो, तो दिसंबर 11 तक आपके पास 1600 थे, सारे के सारे इशू कर दिए, उसके बाद आपका ये बचा, मुझे बताइए फीफो क्लियर है? आइए साहब, अब एक आपको सिस्टम बताता हूं। ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर लीफो लग रहा होता तो क्या आता, क्योंकि 1600 टोटल में तो वही है ना, अगर मैंने 1600 इशू करे होते तो बोलता पहले 300 चले गए, फिर 400, फिर 900, ठीक है, इन्वेंट्री तो अभी भी यही बचती, उनसे की कॉस्ट थी, समझ रहे हो, तो चांस मतलब आप समझ रहे हो ना कैसे रिलेट कर रहा हूँ चीज को। चलिए गुड, आइए अब हम एक अच्छी बात करते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब मैं आपको ना बच्चे एक सिस्टम बता रहा हूं, उसके बारे में लिखवा दूंगा, लेकिन उसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोला जाता है, जिसमें हम ना इलैबोरेटेड वे में लिखेंगे, बस उसको एक फॉर्मेट होगा। सर पेपर में आ जाते बच्चे 5 नंबर का आ सकता है, ठीक है, अगर पेपर में इजी सेट करना होगा तो ये सिस्टम वो दे देंगे, तो बढ़िया है। आइए, और ये प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेटेड ही है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल assume that following issues were made, oh my god, following issues during the month of December। अभी क्या हो रहा था, एक ही दिन सारा का सारा इशू हो रहा था, अब उसने क्या कर दिया, उस इशू को तोड़ दिया। तो एक बार ना समरी बनवा दो प्लीज, आप मुझे बताइए वहां पे मैंने पहली परचेज कब करी थी? 4 दिसंबर, कितने यूनिट्स? 950, 950, ठीक है जी। उसके बाद परचेज बताते जाओ एक बार अगर पता है तो, कौन सी डेट? 10 दिसंबर, 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 55। उसके बाद 300 19,260, 19 अलग 200 अलग 60। क्या करूं भाई मैं, भाई डेट बताना भाई पहले, इतना तेज नहीं हूं यार मैं। ओके स्मार्ट, और भी है सर, आप पहले क्यों नहीं बताया सर? ये परचेज की डिटेल दी हुई है। अब आप मुझे बताइए बेटे, झगड़ा वगड़ा कहाँ बेटे, अखाड़ा इधर है नहीं बेटा। ये तो परचेज है बच्चे, और उसके बाद ये इशू है, तो ये डेट्स अपने सामने दिख रहा है कि ऐसे परचेज करे, ऐसे इशू करा हुआ है।
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन द प्रीवियस एग्जांपल एज्यूम दैट द इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द, पहले तो सीधा 1600 दिया था, उसने डेट के साथ कर दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कुछ भी नहीं कह रहा, आप मुद्दे की बात पकड़िएगा जरा बात। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कौन से मेथड से निकाल रहे हो रे? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, इलैबोरेटेड चार्ट बना देंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्या चार्ट बनेगा समझना। एक आपका कॉलम हो गया डेट का, एक हो जाएगा रिसिप्ट का, इस दिन मैंने रिसीव करा। एक हो जाएगा मैंने इस दिन इशू कर दिया। तो जैसे इशू करूंगा उसी दिन बैलेंस भी तो निकाल ही सकता हूं ना इन्वेंट्री का। टेक्निकली रादर देन कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री ऑन द लास्ट डेट, मैं क्या कर रहा हूं, कोई मेरे को बोले अच्छा ये बता दिसंबर के एंड में मत बता, मुझे बता 6 दिसंबर को इन्वेंट्री का, तो ये एड्रेस कर लिया। समझ रहे हो, इसमें आपको हर डेट को आपको आपकी इन्वेंट्री पता लगे। सर कैसे स्टार्ट होगा? सर बेटे देखो 4 दिसंबर कितनी क्वांटिटी परचेस करी थी बच्चे? तो टेक्निकली आप समझना, एक तो ये डेट का कॉलम हो गया, उसके बाद मैंने बनाया है रिसिप्ट, उसके बाद मैंने बनाया है इशू, और उसके बाद है ये बैलेंस। और रिसिप्ट के अंदर भी क्या बना रखा है, कितने यूनिट किस रेट पे अमाउंट। इशू भी ऐसे ही है, कितने यूनिट किस रेट। आइए सबसे पहले बताइए 900 यूनिट कितने के परचेस करे थे? सो टेक्निकली यू हैव इन्वेंट्री वर्थ रुपीज 45,000। हैव यू इशूड एनीथिंग ऑन 4 दिसंबर? क्या आपने 4 दिसंबर को इशू करा था? कुछ नहीं करा। तो आप देखिए मैंने इशू में नील लिखा हुआ है, तो 4 दिसंबर को मेरी इन्वेंट्री कितने की हो गई, और रेट भी वही चलेगा ना। वैसे ये लोग ना लीफो चला रहे हैं, तो अपने को क्लैरिटी रहनी चाहिए कौन सा मेथड चला रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन ने बोला नहीं हुआ था। ठीक है, फीफो से भी कर सकते हैं, लीफो से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 900 यूनिट 50। सर यहाँ पर आपने लीफो नहीं लगाया बेटे, रेट ही एक है ना, कुछ इशू हुआ क्या लगाऊंगा, अभी कोई लॉजिक ही नहीं है। आप मुझे बताइए इसके बाद कौन सी डेट को कहानी आ रही है? कौन सी डेट को? 4 के बाद 5 को इशू हो रहा है। आप मुझे बता दो मैं कितने यूनिट इशू कर रहा हूँ, कितने रुपए पे करूंगा? है 50 का, कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो 5 को मैंने रिसिप्ट तो कुछ भी नहीं करा, 500 यूनिट। आप मुझे बताइए 900 में से 500 तो इशू हो गए ना सर जी, तो 5 तारीख को कितनी इन्वेंट्री रह जाएगी, किस रेट की रह जाएगी? वेरी 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 गुड। क्या आपको यहां तक क्लियर है? अगली कहानी कब हो रही है अब? 10 तारीख को परचेस कर रहा हूं, क्या मैं 10 को कुछ इशू कर रहा हूं? आइए 10 तारीख को 400 यूनिट, ये वाला भी मैं करा देता हूँ, फिर वेटेड एवरेज और वो बनवाऊंगा अभी। ठीक है, 455 22,000 कुछ इशू नहीं करा। ध्यान से बेटा, मेरी जो इन्वेंट्री है, यूनिट्स ओपनिंग कितने चल रहे थे और कितने और आ गए, लेकिन क्या दोनों का रेट सेम है? नहीं, पुराने वाले का रेट भी आपको पता है, अभी वाले का भी पता है आपको। पुराने का रेट कितना चल रहा है बेटा, और ये जो खरीदा ये आ गया ना जी। क्लियर है? कौन सी डेट तक हो गया था? अब आपने 11 को परचेस करा, फिर दोबारा फटाफट देखना 355 के परचेस करे, इशू तो कुछ करा नहीं, पहले वाले तो चल ही रहे हैं 400 400, 300 और आ गया, रेट क्या चल रहा है इसका 55। चांस की बात है दोनों का रेट सेम है, पर फिर भी बाइफरकेटेड लिखूंगा 450 455 355। मुझे बताइए क्लियर है आपको? सो डोंट फॉरगेट दिस इज योर इन्वेंट्री। टोटल यूनिट्स इन्वेंट्री के कितने हैं? 1100, और 1100 के यूनिट्स की बाइफरकेशन है। और भूलिएगा नहीं ये एक सीक्वेंस में है, टेक्निकली ये मैंने सबसे पहले परचेस करा हुआ था, ये उसके बाद है, और जब मैं इशू करूंगा तो देख सकते हैं।
सबसे पहले ये निकाल लीफो चला रहा हूँ, और अगर पीफो चला रहा होता तो बस डन है जी, कॉन्सेप्ट डन है आपका, बस हमें देखना है। कौन सी डेट है बता दो एक बार। 19th को, अच्छा परचेज ही है। 12,000 आ गया। 400 400 300 ये तो उसी रेट पे चल रहे हैं। 200 और आ गए 60। अगला 600 इशू करें। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन से 600 जाएंगे। ये 200 इशू कर दूंगा, जब इशू करूंगा ना इधर तो बोलूंगा 260 के इशू कर दिए, 355 के कर दिए, और 100 भी 55। फिर क्लोजिंग स्टॉक में 450 के और 355, बस खत्म हो गई बेटा। तो 20 तारीख को मैंने कुछ परचेस तो करा नहीं, लेकिन देखिए ये इशू हो गया बेटा, फिर ये वाला भी इशू हो गया, और इसके अंदर से 100 इशू हो गए, और बचा क्या 400 वो जो ऊपर वाला है, और उसमें से 300। फिर आपने 28 को क्या करा, परचेस 800 यूनिट, कितने के इशू कुछ करा नहीं, तो पुराना तो चल रहा रे, 800 और डल जाएगा। 29 तारीख को मैंने इशू करा 500, मुझे बता दो कहां से लूंगा। एग्जैक्ट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग लीफो, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले जा रहा है, तो 547 के रेट से निकल गए, तो अब स्टॉक में क्या रह गया 347 के रेट पे, 355 450। मुझे बता दीजिए आपको क्लियर है। इसी को अगर फीफो में करना हो तो हो जाएगा। इलस्ट्रेशन फॉर होमवर्क है, 2 मिनट का, कुछ भी नहीं है, एवरेज प्राइस निकालना है सिर्फ परचेज का। ये देखने वाला है कि इसको क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 2 and 3, इलस्ट्रेशन 2 था वो जिसमें परचेस का डेटा दिया हुआ था, है ना, और 3 में इशू का डेटा दिया हुआ है, वही जो हमने यूज करा था। तो आप एक बार जरा लिख लीजिए इसकी, जब फोटो खींच लो या वो, ताकि एक पेज पे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए। ये आपका क्वेश्चन है, इसका फोटो खींच लो। आपने क्या करना है बच्चे, खींचिए फोटो। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्राइस एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज प्राइस। 2 and 3 मिलाकर ही है ना, तो वो मैंने उसी में लिख दी ना, इस फोटो में आ गया आपके पास सारा। मैं कराता हूं आपको, लेकिन मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं, पूरा सॉल्व आप करोगे, ठीक है। मैं आपको स्टार्ट कराता हूं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने परचेस करा था कितने यूनिट, 50 रुपए के। क्या मैंने कुछ इशू करा था, यहाँ पे काय बात का वेटेड एवरेज, जब रेट ही एक है तो काय बात की वेट लगाओगे आप, समझ रहे हो। तो पहली परचेज में जब रेट ही एक चल रहा है तो वेट थोड़ा ना लगते हैं सर। आप मुझे बताइए, दिसंबर 5 को आपने इशू करा 500, व्हाट इज द रेट एट विच यू विल इशू, ऑब्वियसली 500, यू डोंट हैव एनी अदर रेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे आ जाएगी, 900 में से 500 इशू हो गए, 400 रह गए, मल्टीप्लाई कर दो यार। क्लियर है साहब, वेरी गुड। सर इसके बाद क्या करा था हमने, हमने और परचेस करा था, ओ माय गॉड, कितने रुपए का, तो ये आ गया ना 22,000। इशू करा कुछ,
अब मुद्दे की बात, आपके पास ऑलरेडी 400 यूनिट 50 के चल रहे हैं, आपने 400 और खरीद लिए हैं, कितने रुपए के? कितने के? तो टेक्निकली 400 इंटू 50 और 400 इंटू 55, यही तो करवाया था मैंने आपको। कितना आ जाएगा बताओगे? ये कितना? टोटल आ गया 42,000। यूनिट्स कितने? 42,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स 52.5। दिस इज द प्राइस ऑफ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री पर यूनिट। आंसर में देखिएगा एक बार, जो आप सोच रहे हो मैं आ जाऊंगा उस पर। 52.5 रेट आ गया, यूनिट्स कितने? 42। सर अलग अलग करके लिख देते बेटे, वेटेड एवरेज में अलग अलग नहीं कर रहा ना, हर यूनिट का एक प्राइस बन जाता है बेटा वेटेड एवरेज में। फीफो लीफो नहीं है कि हर यूनिट की कैटेगराइजेशन चल रही है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, सर आपने इतना लंबा मेहनत करी है, सीधा सीधा 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है बताओगे? ऐसे कर सकता हूँ क्या? अगर तुमने ऐसे तुमको पता है सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि यूनिट्स बराबर है, क्योंकि तुम दोनों प्राइसेस को जो वेट लगा रहे हो वो सेम है। तो ऐसे मत कर देना, यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ रहे हो? ये गलती मत कर देना कि आप सोचो यार ये तो ऐसे भी आ रहा था तो हो जाते, नहीं। अभी यहाँ पे मैं 600 यूनिट कर दूंगा ना, रेट बदल जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है सबको? वेरी 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 गुड। सर जी दिसंबर 11 कितने यूनिट परचेस करे, कितने रुपए पे? 16,500। अब आप मुझे बता दीजिए, अब कहानी आपकी क्या होगी? 800 के यूनिट कितने पे चल रहे हैं? 300 के यूनिट किस पे चल रहे हैं? अब निकालिए जरा वेटेड एवरेज प्राइस। 63.18। आ गया 53.18। ओके, तो बेटे टोटल यूनिट कितने हैं बेटे? 53 पॉइंट, कहिए साहब, क्लियर है एकदम? ऐसे ही बोल रहा हूँ, आगे का आपने ही करना है। अगर मैं परचेज कुछ ना सर एक बार समझा दीजिए। कर दूं तो 200 यूनिट किस प्राइस पे इशू होगा? एग्जैक्टली, नाउ यू ऑल द यूनिट्स इन द क्लोजिंग स्टॉक इज 53.1। क्लियर है जी? तो खत्म हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन भी। किसमें सर? हाँ दोस्त, सर एक बार समझा दीजिए ना लास्ट पॉइंट सर, ये 53.18। देख तेरे ऑलरेडी 800 यूनिट तेरे पास स्टॉक में पड़े हैं ना? जी सर। कितने रुपए पे पड़े हैं? सर 52। 52.5। हाँ। और तूने 300 यूनिट कितने पे खरीदे हैं? आई थिंक 55। तो ब्रो इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये टोटल यूनिट्स है, डिवाइड कर देंगे फिर। डिवाइड कर दो, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर। तो सर ये हर बार जितने बार प्रीवियस वाला रहेगा उसको जो नया वाला आएगा उससे डिवाइड करते रहेंगे सर? बिल्कुल हाँ। अब इसके बाद कौन सी डेट थी बच्चे? 19th को खत्म बेटे, बस फटाफट बोल रहा हूँ, बस हमें स्क्रीन पे देखना एक एक कैलकुलेशन, अब आप वो करोगे कैलकुलेटर पे। मैंने 200 यूनिट परचेज करे, 60 के 12,000 आ गया, कुछ इशू नहीं करा। 1100 चल रहे 53 पे, और 200 किस पर आ गए? वेटेड एवरेज निकालिए एक बार, अपने हाथ से ही निकालिएगा प्लीज, ऐसे मत सोचिए स्क्रीन पे लिखा है तो आपको आ गया। आ रहे 54.23 आ रहे। फिर सो ये आ गया ना बच्चों?
हमारा जी आ गया। ये क्या रे, मेसी कितनी मेहनत करोगे रे। ठीक है बेटे, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो बेटा, शर्माना नहीं है बेटा। इधर आ गया, निशांत जी का आ गया, पीछे समीर आ गया, मुकुल आ गया, नकुल आ गया, नहीं आया। अच्छा करो। आप क्या आ गया मैडम दोनों का, दिव्यांशी का और इधर पीछे आ गया, हिमांशु का आ गया, पीछे मैडम का आ गया, अंजलि जी आ गया पीछे, पक्का से ना बेटा, सबको आ गया। पीयूष क्लियर, यार ऐसे मत बोले, क्लियर नहीं हुआ। पीछे मेरी आवाज तो आ रही है ना। स्टीवन नहीं आया समझ, ये तू छुपा दे, मैं तो दिख भी नहीं रहा था तू, समझ नहीं यार, यार नहीं आया यार। एक बार देखिए, अरे अब तो खत्म हो गया। अरे 1100 यूनिट कौन सा वाला करवा रहा था मैं। हाँ देखो, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी 1100 यूनिट 53.18 पर है, तो उसको मल्टीप्लाई करो ना। उसके बाद आपने परचेज कितने करे और एट द रेट ऑफ, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, टेक्निकली आपके पास 1100 की इन्वेंट्री है, 200 की और आ गई, तो क्या ये टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगी इन्वेंट्री की। तो कितना कितना आ रहा है, अलग अलग ही बता दो, टोटल कितना। ठीक है, एक ही बात है। यूनिट्स कितने हैं बेटा, आप मुझे बता दीजिए, पर यूनिट कितना आ गया। तो बेटा जो आपके 1300 यूनिट है वो 54.23 पर आ गए ना। अब आप मुझे बताइए, आपने अगली बार क्या करा है, इशू कर दिया, 600 यूनिट इशू करोगे, किस रेट पे इशू करोगे, और बचा हुआ 700 पे ही है 54। अब ये रेट कब चेंज होगा, जब तुम कोई नया परचेज करोगे तब जाके रेट चेंज होगा, क्योंकि ये तो डिफाइन हो गया ना रेट। तो मुझे बताइए, हो जाएगा बच्चे अब ये। वेरी 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 गुड सर। अब मैं आपको देना चाहता हूँ होमवर्क, और वैसे डन है हमारा, काफी कवर कर लिया हमने, अच्छा कवर कर लिया। होमवर्क दूं या रहने दूं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 होमवर्क। इलेवन होमवर्क। फाइव हमने कर लिया, बट लिख लो 5, घर पे तो करना ही है दोबारा तुमने। 5 होमवर्क, 4 होमवर्क, 3 होमवर्क, वैसे तो मैंने करवाई दी है ना। अच्छा इंसान हूँ बेटा, देखो होमवर्क का काम भी करवा दिया मैंने। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार बच्चों तालियां बजा दो बच्चों के लिए अकेले मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको अलाउड नहीं है, पूरा ले लो, मैं सभी खाऊंगा, अभी मिठाई का डब्बा ही ले लूंगा। सबने बताया लकी नहीं आया, लकी वो कम आता है, खा लिया ना, बच्चों को भी खिला दो इधर, जहां तक चले। हाँ ये लो गोपाल, गोपाल को खाने का शौक भी है ज्यादा वैसे। अभी लेंगे, आप तो टी शर्ट में आ गए, गर्मी लग रही है बहुत। बुलेट ले आओ ना, एक दिन ले आओ प्लीज, मजा आ जाएगा अलग। मतलब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है इधर। हाँ 5 मिनट नहीं कर रहा हूँ, स्कूटी वाली अभी करते हैं, आऊंगा अभी। एक लाइए वही की सेट, टेंशन मत सर, अभी करता हूँ डिटेल में, बस एक
एक इनको कुछ करवा रहा हूँ, 5 मिनट में डिटेल करता हूँ। अभी आप ठीक है, आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 2 क्या आपका? इलस्ट्रेशन 2 भी होमवर्क है, तो बच्चे यहाँ तक कर कर आना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट 70% इन्वेंट्री खत्म करेंगे। सर आज इको का क्लास नहीं होगा सर? चैप्टर सर चल रहा था यार, एवरेज ड्यू डेट था। इन्वेंट्रीज। हाँ, क्या कह रहे हैं विशाल? सर आज इको का क्लास होगा सर ऑनलाइन में इको की सर? क्लास है, और ऑनलाइन भी कोशिश है, ऑनलाइन होएगी, एक बार ट्राई कर लेना कनेक्ट करने का। सर आईडी पासवर्ड नहीं आया सर अभी तक। क्या दोस्त? सर आईडी पासवर्ड नहीं आया सर ऑनलाइन क्लास के लिए। वो अभी ना मैम बता देंगी, मैम से कोऑर्डिनेट कर लेना। ठीक है सर, मैं ठीक है, बात कर होएगी, लूँगा। वो कोशिश यही है कि होएगी आज ऑनलाइन। ठीक है ठीक, सर। ओके दोस्त। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय 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 बाय।